गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है शब्द और पद। शब्द और पद को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि शब्द क्या है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द के कितने प्रकार हैं, शब्द की क्या विशेषता है, वो आपको मैं आज बतलाऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द को। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी जब आपके वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो आपका एक शब्द बनता है जिसे हम शब्द कहते हैं, और वो शब्द आपका सार्थक वर्णों का समूह होता है। यानी जो आपका वर्णों से मिलके शब्द बनता है, ये देखिए क प्लस ल प्लस म, यानी कि कलम। तो ये जो आपका शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, इसे हम कहते हैं शब्द। ये वर्ण है आपका जो अ ई है वो भी आपके वर्ण हैं, स्वर है वो, और ये क ख ग घ भी आपके वर्ण हैं, यानी कि वो व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दोनों ही आपके वर्ण होते हैं। यहाँ पे वर्णों से मिलकर आपका शब्द बना है। शब्दों की विशेषता कुछ इस प्रकार है। शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। बिल्कुल सही। जो आपके शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य करते हैं। आपका जो वाक्य है उसमें शब्द की बहुत महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है। यानी कि अगर वाक्य में आपका एक भी शब्द इधर से उधर हो जाए तो आपका जो वाक्य का अनर्थ हो सकता है, यानी वाक्य का भाव वो नहीं होगा जो आप बोलना चाहते हैं। वाक्य वर्णों के समूह से बने होते हैं। जो आपके वर्ण हैं उनसे मिलके ही आपका एक शब्द बनता है, और शब्द का ही हम सही भाव ग्रहण करते हैं। ये शब्द जो है आपका कलम, वो सार्थक शब्द है, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, खाना शब्द आपका खाने से है, खाना या भोजन, उसी के साथ हम जब कहते हैं खाना वाना, तो वाना शब्द आपका निरर्थक है। शब्द के भी दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक, उसको आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे शब्द विचार का वर्गीकरण। जो आपके शब्द हैं उसको हम 4 भागों में बांटा हुआ है, ये उसको जानेंगे आज। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो अभी इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना अपना रूप बदले आए हैं, और वो ज्यों के त्यों अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे सूर्य, ग्राम, सर्प, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द आपके वो होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में अपना रूप बदल कर आए हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, गांव, सांप, खेत आदि। ठीक है। देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो हमारे देश की ही उपज हैं, मतलब कि वो किसी दूसरे भाषा से नहीं आए हैं, दूसरे देश के शब्द नहीं हैं, वो हमारे देश में बोले जाते हैं शब्द। जैसे कि पिल्ला, पेट, थैला, बस्ता आदि। विदेशी शब्द, नाम से पता चल रहा है कि जो विदेश में बोले जाते हैं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से कुछ शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, ये विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, मरीज, इंजीनियर, कॉपी, स्कूल आदि। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलके बने होते हैं।
ठीक है। दो भाषाओं के मिलाकर बनता है वो शब्द कहलाता है आपका संकर शब्द। जैसे कि घड़ी साज, रेल गाड़ी, रेल यात्रा, दो अलग अलग शब्द हैं ये, और इन दोनों अलग अलग शब्दों की जो भाषा है वो भी अलग अलग है। तो दो भाषाओं को मिला के जो एक शब्द बना है वो कहलाता है आपका संकर शब्द। अब है आपका शब्द विचार के आधार पे दूसरा भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद। इसके भी तीन भाग हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो चलिए इसको समझते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द अपने सामान्य अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं और खंडों से विभाजित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम अपने इस रूढ़ शब्द को अलग अलग कर देते हैं, जैसे आपका शब्द है रोटी, अगर मैंने रो को अलग कर दिया और टी को अलग कर दिया तो दोनों का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। रो का भी कोई अर्थ नहीं है, टी का भी कोई अर्थ नहीं है, पर जैसे मैंने उनको साथ साथ लिखा, साथ में मिला के लिखा रोटी, तो उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है ना, यानी वो सार्थक शब्द बन जाता है। रूढ़ शब्द में आपके अधिकतर दो शब्द आते हैं या तीन आते हैं, उनके टुकड़े करने पर उनके कोई अर्थ नहीं निकलते। यौगिक शब्द आपका जो है योग शब्द होता है, यानी इसमें आपके दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द जुड़कर अपना शाब्दिक अर्थ तैयार करते हैं। जैसे कि इसका बता रही हूँ मैं, रसोई घर, तो रसोई का भी कोई मतलब होता है और घर का भी कोई मतलब निकलता है। जब दोनों को मिला दिया तो भी उसका कोई मतलब निकलेगा। रसोई यानी किचन, घर मतलब घर। जब हमने रसोई घर दोनों मिला के लिख दिया तो आपका बन गया रसोई घर यानी कि किचन। ठीक है। अब है अंतिम आपका रचना बनावट के आधार पर अंतिम भेद, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनकी रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है और उनके खंडों का अर्थ भी निकलता है। इनकी तरह ही होते हैं ये शब्द, परंतु उनके अर्थ शाब्दिक अर्थ की जगह एक नए या विशेष अर्थ को बतलाते हैं। अगर आपका शब्द है नीलकंठ, इसका बता रही हूँ योग रूढ़ का, नीलकंठ यानी कि नीला कंठ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नीला और कंठ दो अलग अलग शब्द हैं, नील और कंठ, पर इसका मतलब कोई विशेष निकलता है। नीलकंठ का कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलता, इसका विशेष अर्थ निकलता है। नीलकंठ हम कहते हैं शिव जी को, इसलिए आपका ये विशेष अर्थ दर्शाता है, इसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। दशानन, दस आनन, दस मुख, दशानन मतलब 10 मुख। अब हम दशानन को किसके लिए प्रयोग में लेते हैं? रावण के लिए, क्योंकि उसके 10 मुख हैं। यानी कि योग रूढ़ शब्द अपना सामान्य अर्थ ना दर्शा के विशेष अर्थ दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, पानी, चाय आदि। तो ये सभी शब्द हमें कोई ना कोई अर्थ देते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे कि हम खाना के साथ वाना भी बोल देते हैं कि खाना वाना खा लो, तो खाना तो अर्थ देता है पर वाना का कोई अर्थ नहीं, यानी कि वो निरर्थक शब्द है। पानी वानी, पानी का अर्थ है पर वानी का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए वो निरर्थक शब्द हैं। चाय वाय, चाय का अर्थ है पर वाय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए वो निरर्थक है। ठीक है, तो जिनका अर्थ हो या कोई मीनिंग निकले उसे सार्थक कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब आपके जो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद है वो दो हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने है कि लड़का पतंग उड़ाता है।
लड़का पतंग उड़ाता है, वाक्य में लड़का कौन है? लिंग है, पुरुषवाचक लिंग है। अगर मैं लड़का की जगह लड़की बोलूँ तो आपका जो वाक्य है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। लड़की पतंग उड़ाती है, हुआ ना? जब उसने बोला लड़का पतंग उड़ाता है तो लड़की पतंग उड़ाती है, उड़ाता से उड़ाती बन गया। तो यहाँ पे आपका लिंग, वचन और कारक के कारण उसमें परिवर्तन आया। अब मैं लड़का की जगह वहाँ पे वचन बदल दूँ, अगर मैं लड़के कर दूँ तो आपका वाक्य बनेगा लड़के पतंगे उड़ाते हैं। अब यहाँ पे पतंगे परिवर्तन हुआ, पतंग से पतंगे बन गया, उड़ाता से उड़ाते बन गया। तो यानी विकारी शब्द में आपके लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आता है वाक्य में, ठीक है। अविकारी शब्द वो है जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब वाक्य को ध्यान से सुनिए। मजदूर शाम को यहाँ रहेगा। अगर मजदूर शब्द आपका वैसे तो संज्ञा है, पर मजदूर शब्द यहाँ रहेगा, यहाँ शब्द आपका अविकारी है, यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ शब्द आपका अविकारी है। अगर मैंने मजदूर से मजदूरनी कर दिया, यानी कि मैंने लिंग परिवर्तन कर दिया कि मजदूरनी शाम को यहाँ रहेगी, तो यहाँ शब्द में कोई बदलाव आया क्या? नहीं, यहाँ शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। अगर मैं यहाँ वहाँ पे आपको बता दूँ कि लड़का कक्षा में बैठा है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लड़का यहाँ खेल रहा है, तो लड़का यहाँ खेल रहा है, यहाँ शब्द जो है आपका अविकारी है। और यहाँ पे मैं जब लड़का से लड़की बोलूँ तो लड़की यहाँ खेल रही है, तो यहाँ शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, यानी यहाँ शब्द आपका अविकारी है और इसमें आपके लिंग, वचन, कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आता। वो शब्द वैसे के वैसे ही अपने वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ में कोई बदलाव नहीं आता, वहाँ में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि जो आपके शब्द हैं वो क्या है। शब्द सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था वर्णों से मिलके बना है आपका शब्द, ठीक है। अब शब्द की विशेषता भी बताई थी मैंने आपको, और शब्दों के रूप भी बताए थे मैंने कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द के प्रकार कैसे हो सकते हैं, शब्द के जो आधार है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये सब मैंने आपको बताया शब्द के बारे में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द और पद। अब जब शब्द मिल जाता है तो आपका वाक्य बनता है, और वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं। वो हम अधिक अच्छे जानकारी लेने के लिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 5, 2, 3 या 4, इसमें से कोई एक उत्तर सही है जिसे आपने टिक करना है। तद्भव शब्द कहते हैं, किसे कहते हैं? जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आए हैं, जो हिंदी में कुछ बदलकर संस्कृत में आए हैं, जो विदेशी भाषाओं के लिए आते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ये सब मैंने आज आपको बताया है। आपको मैंने अभी मौखिक रूप में ये इसके उत्तर बताए हैं, आप दोबारा सुनिए और फिर से समझ के उसको देखिए। यौगिक शब्दों की विशेषता क्या होती है? यौगिक शब्द, दो शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं। रूढ़ होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे शब्द और पद, जिसका हम पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।